नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज से अपनी इस यूट्यूब चैनल पर डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या करंट, जो भी सेगमेंट आपकी परीक्षा में आते हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी हाई कोर्ट की परीक्षा हो, तो यह अभी फिलहाल हाई कोर्ट और आपकी लोअर का जो पेपर होने वाला उसको टारगेट रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है और ये डेली आपको इसी तरह से मिलती रहेगी और इसमें आपको क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करना, न्याय व प्रशासन करना, युद्ध का संचालन करना या फिर कर वसूली करना। तो बेटा यहाँ पे आपको जो सभा और समिति है, सभा और समिति के बारे में चीजें याद रखनी है कि आखिर ये समितियां जब आपका गठित हुई तो क्यों गठित की गई, इसके पीछे की वजह क्या थी, उसको मुख्यतः यहाँ पे पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट लगता है कि सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ऋग वैदिक काल में जो ये आपकी संस्थाएं हुआ करती थी, ये न्याय एवं प्रशासन की हुआ करती थी, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती। ये कैसी संस्थाएं थी? ये जनतांत्रिक संस्थाएं थी, मतलब लोकतंत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं थी। इसमें जैसे सभाएं, ये वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की परिषद हुआ करती थी जो न्याय एवं प्रशासनिक मामलों पर विचार करती थी। वहीं समिति की अगर बात करते हैं तो समिति में क्या है, सामान्य जनता भी शामिल होती थी। इसमें जनता भी शामिल हो गई। लेकिन जो सभा होती थी, इसमें क्या है, इसमें जो वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, वरिष्ठ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता था। ठीक बेटा, इस चीज को देखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना, जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में आपका मिलता है और ये ऋग्वेद की प्रसिद्ध सूक्त है, जिसमें 4 जो है वर्णों का जो वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, का उल्लेख मिलता है। इसमें वर्णों की जो उत्पत्ति है ये जो प्रतीक के रूप में बताई गई है और इसमें सिर्फ काम के आधार पर ही, मतलब कर्म आधारित व्यवस्था को दिया गया था, ना कि जन्म आधारित। जन्म जो आधारित व्यवस्था, ये तो धीरे धीरे आगे के समय में आ गई। तो ये इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ऋग्वेद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? लोथल था, दैमाबाद था, कालीबंगा था या फिर बनावली था? तो यहाँ पे आपका जो है दक्षिणी स्थल की बात करता है, तो यहाँ पे दक्षिणी स्थल आपका जो है दैमाबाद था। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ से तांबे की मूर्तियां हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए और अन्य अवशेष मिले हैं, जो से संबंधित प्रश्न आपके कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, ब्राह्मी या खरोष्टी में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं या फिर अरामाइक में लिखे गए हैं? तो यहाँ पे बी आपको याद रखना है, ब्राह्मी व खरोष्टी में जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं उनको लिखा गया है। भारत के जो विभिन्न भाग हैं उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि जो उत्तर पश्चिम का भाग है, भारत है, वहां पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो कुछ अभिलेख अरामाइक व यूनानी भाषा में भी मिले हैं। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे ब्राह्मी और खरोष्टी जो सबसे मानक उत्तर है, इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? केवल राजनीतिक विस्तार से, केवल सैन्य शक्ति से, कला, साहित्य व विज्ञान की उन्नति से, कर प्रणाली से? तो बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ये आपका गुप्त काल है, गुप्त काल को इसीलिए गुप्त काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इन सबकी उन्नति बहुत अच्छी हुई। ठीक, जैसे कि कालिदास को आप जानते हैं, ठीक, ये कवि थे। आर्यभट्ट को आप जानते हैं, ये वैज्ञानिक थे। अजंता की जो गुफाएं हैं इसी काल की उपलब्धि हैं, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण आपको हो जाता है और इसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका संगम साहित्य है ये सभी तमिल भाषा में लिखे गए हैं, संगम साहित्य। और ये अगर बात करते हैं, ये दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसका मुख्य स्रोत है। इसमें सामाजिक जीवन हो गया, युद्ध हो गया, प्रेम हो गया, शासन हो गया, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन मिलता है। और इसमें मुख्यतः अगर बात करते हैं किसका, कौन से साम्राज्य थे, तो यहाँ पे चोल के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, चोल के साथ में किसका मिलता है? चेर का मिल जाता है। चेर के साथ में किसका मिलता है? पांडे का मिल जाता है। ठीक, किसका? पांडे का मिल जाता है। तो इसलिए इनका आपको यहाँ पे याद रखना, ये 3 वंश थे, तीनों वंशों की जानकारी आपको संगम साहित्य में मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमात्य पद किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर मुगल काल से? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो अमात्य शब्द है ये आपके मौर्य प्रशासन से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक, इसमें जो अमात्य होता था ये उच्च अधिकारी होते थे, जो प्रशासन है, राजस्व है, न्याय है से जुड़े हुए कार्यों को संभालते थे। कौटिल्य की अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अमात्यों की जो भूमिका है उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये किससे संबंधित हो गया? ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा महाविहार का विकास किस शासक के समय में हुआ? अशोक के समय में, हर्ष के समय में, कुमारगुप्त के प्रथम के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो नालंदा विहार है इसका अगर विकास की बात करते हैं तो ये गुप्त जो शासक है कुमारगुप्त, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किस समय में हुआ था। बाद में क्या होता है, हर्षवर्धन ने भी इसका जो है संरक्षण किया था। साथ में नालंदा जो प्राचीन भारत का ना प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक, देश विदेश से जो विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते थे, सबसे बड़ा केंद्र था। बाद में क्या है, ये नष्ट हो गया धीरे धीरे करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ह्वेनसांग भारत किस उद्देश्य से आया था? व्यापार के उद्देश्य से, राजदूत के उद्देश्य से आया था, या फिर बौद्ध अध्ययन के लिए आया था, या फिर युद्ध के उद्देश्य से आया था? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना कि जो आपका ह्वेनसांग है ये चीनी बौद्ध यात्री था, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए सिर्फ भारत आया था। ठीक, उसने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया और अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी, पुस्तक का नाम याद रखिएगा भैया, ह्वेनसांग की, CU की। ठीक, CU की इनकी पुस्तक है, में जो है तत्कालीन भारत का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार मार्ग क्या है? था स्थल मार्ग था, समुद्री मार्ग था, वायु मार्ग था या फिर नदी मार्ग था? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, समुद्री मार्ग था हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार का प्रमुख केंद्र है। जैसे इसमें बंदरगाह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बंदरगाह याद रखना, लोथ। ठीक, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, हड़प्पावासी किससे व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया जो है सभ्यता, उससे व्यापार करते थे, और इसके संबंध में कई बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? कालिदास ने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, हरिशरण ने लिखी थी या फिर विशाख दत्त ने लिखी थी? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिशरण। ठीक, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिशरण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, अब जो है यहाँ पे अगर बात करें हरिशरण, तो ये था कौन? तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है, जो समुद्रगुप्त है ना, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त का जो है ये दरबारी कवि था हर्षिल, उसके द्वारा ही लिखा गया था। ठीक, इसने क्या किया था, जो गुप्त काल था उसके राजनीतिक इतिहास जो है ना उसको, जिसमें समुद्रगुप्त की सारी विजयों को वर्णन किया गया था। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखी गई है? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई, इनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। किसने लिखा है? हरिशरण ने लिखा है। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो रट्टा मार लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाजनपद काल सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? अवंती था, मगध था, कोशल था या फिर वत्स था? तो इसमें आपको क्या सही हो जाएगा? ठीक, मगध की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ की जो भूमि है, ठीक, वो कैसी होती थी? उपजाऊ होती थी, और लोहे की यहाँ पे उपलब्धता थी, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जब वो अनाज उत्पन्न होगा, सब चीजें होंगी, तो सब लोग यहीं पे इकट्ठा होंगे और यही कैसी राजधानी बनेगी, यही जो है जनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद बनेगा। ठीक, कौन सा? मगध जनपद। यही चलकर क्या होता है, आगे मौर्य साम्राज्य जो है ना उसका आधार बनता है। बेटा ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। त्रिपिटक
किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म से, वैदिक धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर शैव धर्म से? किसकी बात कर रहा है? त्रिपिटक की बात कर रहा है। तो बेटा त्रिपिटक जो है ये आपके बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आपका देखिए 3 आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका विनय पिटक, ठीक। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आपका आ जाता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक आ जाता है। तीसरा क्या है? तीसरा अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक, ठीक। ये 3 पिटक हैं, तीनों पिटक का नाम याद रखिएगा। इसमें बौद्ध संघ के बारे में, इनके उपदेशों के बारे में, इनके दर्शन के बारे में, हर एक चीज का यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक बेटा। तो ये किससे सही हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? कच्ची सड़कें थी, अनियमित गलियां थी, ग्रिड प्रणाली थी, या फिर लकड़ी के घर थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात करता है। ये वो सभ्यता है जिसे पहली हम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, और ये आज से कई हजारों वर्षों की पूर्व है, ठीक। अब इसमें जो है बेटा सबसे ज्यादा है ग्रिड प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें होती है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस तरह से यहाँ पे सड़कें काटती हैं, ठीक। और इसमें एक चीज है, ये ग्रिड पैटर्न को निर्माण करती हैं। प्राचीन विश्व में अगर बात करते हैं तो सबसे उन्नत नगर योजना को दर्शाता है आपका हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, ठीक बड़ा, इस चीज को याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत लोगों को याद होगा, जिसको नहीं याद है सिर्फ वो याद कर ले, रट्टा मार ले। पतंजलि, पाणिनि, चरक, या फिर कालिदास? तो बेटा यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगर ये पूछा था किससे संबंधित है, तो ये संस्कृत जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। और इसमें अगर बात करें तो संस्कृत भाषा का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो है यही माना जाता है, ठीक। और यहीं से जो है भारतीय जो भाषा विज्ञान है ना, उसकी आधारशिला रखती हैं कौन? पाणिनि जी रखती हैं, ठीक। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये आज के जो हमारे प्रमुख प्रश्न थे उनको हमने देख लिया, ठीक। अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास थे, हरिशेन थे, बाणभट्ट थे, या फिर अशोक घोष थे? ठीक, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट को हम देखेंगे, इसके बाद इसका उत्तर आपको कल की क्लास में मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे एक चीज हम और क्लियर करना चाहेंगे कि ये आपका सेशन जो है आज से स्टार्ट हुआ है, आज पहली क्लास है, और धीरे धीरे ये सेशन आपका चलता रहेगा। इसमें आपको डेली, ठीक, ऐसा नहीं किसी दिन गैप होगा, डेली आपका जो है सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी, एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन, ठीक, चलता रहेगा। और आपको इसी तरह से 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको शॉर्ट टाइम में चलेगा। क्लियर बेटा? तो आज के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।